हेलो दोस्तों, बहुत ही शॉकिंग न्यूज आ रही है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका की एक एजेंसी ने आरएसएस और रॉ को, जो हमारी खुफिया एजेंसी है भारत की, उस पर बैन करने की मांग की है। और इसकी पुष्टि जो है, इस रिपोर्ट की पुष्टि हमारे जो मंत्रालय है वहां से भी हुई है। हालांकि उन्होंने इस रिपोर्ट को किन्हीं आधारों पे डिनाई किया हुआ है। चलिए आज इसका पूरा विश्लेषण करते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और जानकारी भरे वीडियो आप तक समय से टाइम से पहुंच पाए। तो दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि अमेरिका, अब ये बेसिकली एक देखा जा रहा है जियो पॉलिटिकल इश्यूज की तरह से, कि जो ये बैन करने की मांग आई है इसको जियो पॉलिटिकल आस्पेक्ट से देखा जा रहा है। और उसने जो मांग करी है, उस एजेंसी ने आरएसएस और रॉ पर बैन की मांग की है। तो उस पूरा इसका एक एनालिटिकल जो ब्रेक डाउन है वो करते हैं। अब उनकी डिमांड क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, पहली डिमांड आई है, वो कहते हैं कि आरएसएस के जो राष्ट्रीय सेवक संघ के जो एसेट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया जाए, ठीक है। और उनके सदस्यों को वीजा ना दिया जाए, यानी कि बैन लगा दिया जाए। और जो हमारी इंडिया की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उस पर सैंक्शन लगाए जाएं, उस पर रोके लगाई जाएं, प्रतिबंध लगाए जाएं। उसके साथ साथ जो भी आर्म्स की सेल हो रही है, जो अमेरिका जो भारत को हथियार बेचता है उसकी बिक्री रोक दी जाए। और साथ साथ में जो कंट्री है भारत, भारत को दर्जा दिया जाए किस बात का, सीपीसी डेजिग्नेशन, यानी भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न का राष्ट्र जो है घोषित किया जाए। अब दोस्तों बात करते हैं ये सब चीजें क्या है। पहली बात करते हैं हम 1998 में एक आईआरएफ एक्ट है अमेरिका का। उसमें एक इंडिपेंडेंट बाइपार्टाइजन बॉडी बनाई गई है। द्विदलीय जो पार्टीशन, दो दलों की एक बॉडी बनाई गई है वो। उसमें एक यूएससीआईआरएफ है, ये एडवाइजरी जारी करती है। तो वो क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है और रिपोर्ट करती है। लेकिन वो एक सिर्फ सलाहकार की भूमिका में है, उसका कोई अधिकार नहीं है। तो एक सलाह देती है वो देश को, ठीक है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एक्चुअल डिसीजन मेकर होता है इसमें, इसकी तो केवल सलाह है। अब लेना तो है अमेरिका के जो गृह मंत्रालय है उसको डिसीजन लेना है इसमें, ठीक है। और ये जो है रिकमेंडेड एक्शन देती है। कब से दे रही है, इंडिया में 2020 से दे रही है, लेकिन यूएस की गवर्नमेंट इसको लगातार अभी इग्नोर करे हुए है, नजरअंदाज कर रही है। अब सीपीसी क्लब में जब भारत को दर्जा देने की बात आ रही है, तो यहाँ पर आप देखिए, भारत भी है, ईरान भी है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर सीपीसी क्लब जो है, कंट्री फॉर पर्टिकुलर कंसर्न वाले जो क्लब में है, तो इसमें ये इतने देश यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब रिस्क जो खतरा है वो क्या है, India is tagged, it opens the door for the severe economic sanction and diplomatic pressure। और भारत को अगर ये टैग मिल गया तो क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा ज्यादा, तो सारी चीजें जो है यहाँ पे आर्थिक और सैन्य प्रतिबंधों का खतरा पैदा हो सकता है अगर ये टैग दे दिया। तो अभी वो दे नहीं रहे, लेकिन रिपोर्ट में, रिकमेंडेशन में ऐसा कहा गया है। अब क्या ऐसे आरोप लगे हुए हैं जिसकी वजह से आ रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा माना जा रहा है। वो ये कहते हैं कि जो कानून है, जैसे सीएए कानून आया, एनआरसी का आया, यूएपीए आया, एंटी कन्वर्जन लॉ आया, और काउ प्रोटेक्शन लॉ आया, ये सारे कानून एक तरह से आरएसएस की गवर्नमेंट सपोर्टेड मानी जाती है। जितने भी यहाँ पर मंत्री और प्रधानमंत्री खुद भी जो है आरएसएस से बिलोंग करते हैं, इनकी वजह से ये कानून बने गए, ऐसा उस रिपोर्ट में कहा गया है। और उससे किस पे डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट पड़ता है, किन लोगों पे पड़ता है वो इम्पैक्ट पड़ता है जो अल्पसंख्यक हैं, बेसिकली मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख्स हैं, दलित्स हैं और आदिवासी हैं। इन पर वो इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ पर जो ये इन्होंने रिपोर्ट में बोला गया है, क्यों बोल रहे हैं रिपोर्ट में, इसलिए बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि कई लोगों को बिना किसी उसके डिटेंशन में रखा जाता है। जैसे अभी अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी इनको रख लिया गया था
ये सोनम वांगचुक को। लेकिन यहाँ स्पेसिफिकली उन्होंने उमर खालिद की बात करी है, जिसको 1 साल से भी ज्यादा समय, और 5 साल लगभग शायद होने वाले हैं, और अभी तक उनको जमानत नहीं दी गई है। ठीक है। और उसके अलावा अरेस्ट करते हैं बहुत सारे जो है एलिगेशंस लगा करके। उमर खालिद और धर्मांतरण के आरोप में सैकड़ों गिरफ्तारियों का उन्होंने उस रिपोर्ट में हवाला दिया हुआ है। ठीक है। अब आरएसएस की टारगेटिंग की बात करते हैं। उनका कहना यह है कि जो आरएसएस है, आइडियोलॉजिकल पेरेंट ऑफ रूलिंग पार्टी, यानी कि जितने बीजेपी समर्थित हैं उनके बेस में आइडियोलॉजी चलती है वो आरएसएस से चलती है। अब यूएससीआईआरएफ का जो दावा है, आरएसएस सत्ताधारी पार्टी का वैचारिक जनक है, इसलिए आरएसएस को बैन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार कर रही है लेकिन वो उसके पीछे जो आइडियोलॉजी है वो आरएसएस की है। फ्रीज ऑल फाइनेंशियल एसेट, कहते हैं कि भैया जो भी आरएसएस के अमेरिका में संपत्तियां उनको फ्रीज कर दो, और उनके मेंबर्स के लिए वीजा बैन कर दो, ऐसा उनको कहा जा रहा है उनकी रिकमेंडेशन में। ठीक है। अगला एलिगेशन। अब एलिगेशन नंबर 3 पे आते हैं रॉ के बारे में और ट्रांसनेशनल रिपरेशन। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जो रॉ है भारत की खुफिया एजेंसी है, और जैसे सुनने में आता है कि अमेरिका और कनाडा में सिख हल्का, तो वहाँ पे जो सेपरेटिस्ट होते हैं जो कंट्रियों को तोड़ देते हैं, उन लोगों, वहाँ पे कनाडा में काफी आप सुनते होंगे कि वहाँ पर जो ये जो अलगाववादियों की एक्टिविटी होती, तो उनकी निगरानी और हमलों का आरोप मतलब ये कहने का मतलब है कि रॉ जो है इस काम में इन्वॉल्व है। ठीक है। अब डिमांड क्या है? वो कहते हैं कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको क्या कर दो, डायरेक्ट सैंक्शन में डाल दो, यानी सीधे प्रतिबंध लगा दो। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने क्या बोली, कि जो भी आर्म्स एम्बार्गो की थ्रीट है, यानी कि जो भी डील्स होती हैं उनको अब आर्म्स देना बंद कर दो। तो वहां पर यूएस आर्म्स का सेक्शन 6 है, उसमें एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है, उसमें अमेरिका हथियारों के नियंत्रण के धारा के अकॉर्डिंग क्या करता है, स्टॉप रिलीजियस वायलेशन, यानी धार्मिक जो वायलेशन हो रहा है, और लॉस एक्सेस टू यूएस वेपन्स, धार्मिक स्वतंत्रता को हनन रोकने, वरना अगर वो कहते हैं कि भाई जो वहाँ इंडिया में जो ये कन्वर्जन वगैरह की बात आती है कुछ, तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर आप ऐसा करते रहोगे तो हम फिर हथियार आपको नहीं देंगे। ठीक है। इंडियाज काउंटर। अब इंडिया की, जैसे मैंने बताया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उन्होंने इस रिपोर्ट को खंडन किया, यानी कि रिपोर्ट ठीक है, इसका मतलब रिपोर्ट है, इसका मतलब खंडन किया हुआ। तो यूएसएआरएफ के बेसिस में होता है, हैविली ऑन एक्टिविस्ट ग्रुप, एनजीओज एंड आइडियोलॉजिकल नैरेटिव ओवर सब्जेक्टिव फैक्ट, यानी कि वो कहते हैं कि इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो वहाँ के जो एक्टिविस्ट हैं या वहाँ के जो एनजीओ हैं जो उसमें काम कर रहे हैं, जो डेटा लेके आ रहे हैं, उन पे है, एनजीओ एंड वैचारिक नैरेटिव पर आधारित है। इंडिया ने इस बात को रिबूटल किया है, क्या कहा है, उन्होंने कहा, कैटेगरली रिजेक्टेड कर दिया, उन्होंने कहा ये बायस्ड है और मोटिवेटेड है। ठीक है। दूसरा, डिमांड फैक्ट ओवर प्रोपोगंडा, तो उन्होंने कहा कि प्रोपोगंडा ना करें, हमें डेटा दें। ठीक है। एसेट्स स्ट्रिक्ट नेशनल सोवरेनिटी, उन्होंने कहा कि ये अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं कि भाई ये आप जो है हमारे आंतरिक मामलों पर दखलंदाजी कर रहे हैं। ठीक है। अब बात आती है कि हिपोक्रेसी मैट्रिक्स क्या चीज है। अब वो कहते हैं देखते हैं क्या, तो उसने कहा, यूएस लेक्चर टू इंडिया। यूएस क्या कहता है, वो कहता है भैया जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं और प्लेस ऑफ वर्शिप है उनको प्रोटेक्ट करो, कहता है। ठीक है। यूएस डोमेस्टिक रियलिटी क्या है, राइजिंग वंडलिज्म एंड टारगेटेड अटैक्स ऑन हिंदू टेम्पल्स इन यूएस, तो वहां पर भी हम देख रहे हैं, ये हम लोग वहां आरोप लगा रहे हैं कि भैया तुम लोग हमारे हिंदू मंदिरों पर वहां पर तोड़फोड़ और क्या करते हैं, अटैक कराते हैं। दूसरा कहते हैं एंश्योर टॉलरेंस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, वो कहते हैं भैया ये नॉन डिस्क्रिमिनेशन करो। ठीक है। तो ये कहते हैं सर्जिंग डोमेस्टिक इंटॉलरेंस, सेलेक्टिव टारगेटिंग एंड रेशियल वायलेंस, वो कहते हैं वहां पर भी तो आपके वहाँ असहिष्णुता और टारगेटिंग, चुन चुन के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है। अब उसके बाद बात आती है यहाँ पे कि जियो पॉलिटिकल रियलिटी, वाई द यूएस वांट एक्ट, क्या चीज है, वो क्यों नहीं काम कर रहा, वो सब रिपोर्ट आ रही है, वो इसलिए नहीं कर रहा है। पहला पॉइंट क्या है, कि यूएस इंडिया क्या है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, एक बात है। दूसरा, काउंटरिंग चाइना,
क्यों? चाइना पर लगाम लगाने के लिए। अगर इंडिया के अगेंस्ट में कुछ विरोध करेगा तो चाइना को भी मजा आएगा। तो अभी क्या है, इंडिया पे कोई एक्शन नहीं ले रहे। यूएस नीड्स इंडिया फॉर द, क्योंकि चाइना पे जब भी आक्रमण कभी होगा तो इंडिया की मदद ले सकता है, और इसीलिए इंडो पैसिफिक में चीन को काउंटर करने के लिए भारत की जरूरत है, इसलिए चुप बैठा हुआ। रिपोर्ट आई है लेकिन कुछ ज्यादा सैंक्शन लगा नहीं रहा। फिर क्वाड अलायंस है, हमने पता है हमको, जिसमें अमेरिका के साथ है। रीजनल स्टेबिलिटी रिलाइज इंटायरली ऑन द इंडियन कोऑपरेशन, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए भारत के बिना हो ही नहीं पाएगा ये, ठीक है। टेक एंड डिफेंस, रक्षा तकनीक, तो डीपनिंग इंटीग्रेशन इनटू मिसाइल, ड्रोन्स, एआई, इन सब में क्या है, इंडिया इन्वॉल्व है। तो इंडिया को इसलिए भी नाराज नहीं कर सकते हैं। और अगर हम बात करें व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूएस इंडिया की जो डिफेंस ट्रेड है, यहाँ पर हम देखें 2008 में लगभग जीरो थी, लेकिन आज की तारीख में कितनी है, $20 बिलियन से ज्यादा की डील डिफेंस की अमेरिका के साथ चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो क्या करेगा वो नुकसान हो जाएगा उसको। अमेरिका आज के भारत को फाइटर जेट टेक्निक दे रहा है, नेवल इक्विपमेंट और ड्रोन की बात आ रही है। हथियारों की बिक्री रोकना खुद उसकी कंपनियों के लिए एक आर्थिक झटका हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रम्प का वाइल्ड कार्ड क्या है? लॉजिक की बात करते हैं तो जियो पॉलिटिक डिक्टेट्स दैट द यूएस विल इग्नोर द USCIRF रिपोर्ट टू द मीटिंग, तो वो अभी क्या करेगा, इग्नोर करके रहेगा, ठीक है। और उसको ये कहते हैं कि इस रिपोर्ट को डस्टबिन में डाल देंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें वाइल्ड कार्ड की अनिश्चितता क्या है यहाँ पे, ट्रम्प एक कहते हैं ना बेवकूफ आदमी है, कुछ भी कर देता, हो सकता है कल को कर भी दे वो, तो इसलिए कह रहे हैं अनिश्चितता है इस बात में। स्टाइल, उसकी जो स्टाइल है फॉरेन पॉलिसी की, वो कुछ भी कभी भी कुछ कर देता है। एब्सोल्युटली सर्टेनली इम्पॉसिबल ही कैन मेक सडन ट्रांजेक्शनल डिसीजन, वो ऐसा है कि वो ला भी सकता है। इन सब समरी की अगर हम पूरी बात करें तो वो कहता है कि ये सब चीजें हम कर रहे हैं। रियलिटी में क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी की रिपोर्ट है, रियल पावर नहीं है। हमारा MES को रिजेक्ट कर चुका है। और यूएस की जो जो नीड है, डेस्परेटली इसको नीड है, क्योंकि वो चाइना को काउंटर करना चाहता है, ट्रेड डील कंटिन्यू करना चाहता है, और उसकी जो इकोनॉमी यहाँ पर इससे इम्पेक्टेड रह सकती है। तो दोस्तों ये आज हमने इस खबर का पूरा एनालिसिस किया। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका सभी का धन्यवाद, आपने इस वीडियो को सुना। थैंक यू सो मच।